श्रद्धा मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं लगातार और हर जरूरी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले के अंदर। और श्रद्धा के मर्डर केस की जांच में हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आफताब ने यह पूरी साजिश रची थी। अब एबीपी न्यूज पर हम श्रद्धा का एक पुराना वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक नाटक में श्रद्धा नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये श्रद्धा के एक पुराने वीडियो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर श्रद्धा वालकर नजर आ रही हैं। एक हंसती खेलती जिंदगी को किस तरीके से आफताब ने खत्म कर दिया। हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से श्रद्धा वालकर ने पालघर के अंदर शिकायत दर्ज कराई थी और अब उसका एक वीडियो भी सामने आया है। इन तमाम खुलासों पर जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, जो वीडियो सामने आया है श्रद्धा की शिकायत इससे पहले सामने आई 23 नवंबर 2020, यानी आज से ठीक 2 साल पहले उसने शिकायत दर्ज कराई थी। एक हंसती खेलती जिंदगी को किस तरीके से आफताब ने खत्म कर दिया, ये वीडियो किस वक्त का है? प्रणय, देखिए ये जो वीडियो है ये कुछ मिनट के जो वीडियो है इसको सिर्फ वीडियो के तौर पर ना देखिए, इसके पीछे की कहानी को समझिए, एक क्रिएटिव माइंड को समझिए। ये बीएमएम के दिनों की कहानी है जब श्रद्धा बैचलर इन मास मीडिया की पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी और क्लास के बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया क्लास टीचर द्वारा कि तुम लोग कुछ क्रिएटिव करो, कोई एक प्ले करो या कोई एक मैसेज देने वाली प्रोजेक्ट करो, प्ले करो और अपने क्लास में प्रस्तुत करो। आपको विश्वास नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर इस प्ले को श्रद्धा ने खुद डायरेक्ट किया। श्रद्धा ने इस पूरे प्ले को तैयार किया और सभी को किरदार बांटे, किसी को राम बनाया, लक्ष्मण बनाया, किसी को डायलॉग्स दिए। और इस वीडियो में जो लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं, जो कर रहे हैं कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी, वो किरदार मेरे साथ है, यानी श्रद्धा के क्लासमेट मोनू नाम है इनका, मोनू सिंह। मोनू, हमें इस वीडियो के बारे में बताएं, ये क्या बातचीत हो रही थी और वीडियो कैसे बना? क्लासरूम दिख रहा है और बाईं तरफ श्रद्धा दिख रही है ब्लैक ड्रेस में। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, पर हमारे किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट था ये और टीचर ने अचानक बोला था कि नेक्स्ट दिन आपको प्ले करना है और मुझे आप लोगों पे पूर्ण विश्वास है, एज अ बीएमएम स्टूडेंट आप लोग ये कर सकते हो। हम उस वक्त सोच में पड़ गए थे कि आखिर हम क्या करें, क्या प्ले करें, कुछ रिटर्न हमारे पास है नहीं, ऐसा क्या करें जो क्लास के सामने प्रेजेंट हो पाए, क्योंकि एक बड़े स्टेज पे प्रेजेंट करना है तो हाँ आप क्रिएटिव आप हो सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, कुछ कहानियाँ कहीं और से भी ले सकते हो, आप कुछ समय आपको लगेगा लेकिन आप प्रेजेंट कर सकते हो। बट एट अ टाइम अगर आपको करना हो तो वो आप कैसे करोगे? श्रद्धा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, सीधा हरण का वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं और फिर हमने कहा वो कैसे कर सकते हैं क्लास के सामने, वो भी मतलब इतने छोटे इतने कम समय में नहीं पॉसिबल। उन्होंने कहा पॉसिबल है, हम कर सकते हैं और उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। उन्होंने मुझे लक्ष्मण का किरदार दिया और अलग अलग किरदार बांटे। ये जिस प्रकार से इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, वो शुरुआत का आइडिया भी उनका था कि ये बोलते हुए आप शुरू करो। हालांकि वो सर्वधर्म समान जरूर मानती थी, लेकिन उनका पूजा पाठ के प्रति, थिएटर के प्रति, वहाँ पे हम नटराजन की पूजा करते हैं और साथ ही साथ हमारे धर्म के प्रति उनका लगाव जरूर था। और ऐसे में ये चीज़ यही दर्शाता है कि उनकी नॉलेज भी हमारे ग्रंथों के प्रति भी काफ़ी बढ़िया थी और उनकी कम्युनिकेशन तो कमाल की थी ही। थोड़ा सा ये वीडियो तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप दिख रहे हैं और श्रद्धा वहाँ किनारे से डायरेक्ट कर रही हैं, वो दिख रही हैं ब्लैक ड्रेस में। व्यवहार के बारे में बताया, जब बीएमएम करी थी उसका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, बातचीत में कैसी थी, अपनी लाइफ के बारे में कभी कुछ शेयर किया हो? जब भी श्रद्धा का जिक्र होता था मेरे जहन में एक ही ख्याल आता था, उस वक्त भी और आज भी, शॉर्ट रिबेलियन की। वो अपने आप को शॉर्ट रिबेलियन कहा करती थी। शायद उसका कारण ये भी था कि उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी और हेयर भी शॉर्ट थे और उनकी रिबेलियन सोच तो थी ही। किसी से डरना और किसी के जब ये घटना के बारे में हमने सुना तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि वो बहुत दबाव में थी, झुक के रह रही थी, किसी की बातों को सहन कर रही थी। ये तो उनका नेचर था ही नहीं। वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखने के लिए जानी जाती थी। मुझे याद है आज भी वो एक किस्सा, हम अपने थिएटर के एक रिहर्सल के बाद बैठे हुए थे, वहाँ पे एक लड़का उनसे बात करने के लिए आया और वहाँ पे उनको कुछ तो उनके जहन में आया कि उन्होंने उसको बहुत सुनाया, डांटा फटकारा और हमने कहा यार आप तो हो ही ऐसी, आपसे ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आखिर आपने ऐसा किया क्यों? तो उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में उन्होंने इस तरीके से डांटा कि उसके आपा खो दिया। मोनू, हमें एक बात बताएं। नहीं कहेंगे उसको, वो एक उनको अपनी लिमिटेशंस पता थी। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीती थी। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी लिमिटेशंस पता थी। उन्हें पता था क्या बोलना है, नहीं बोलना है। मोनू, आपकी एक मुलाकात हुई थी एज अ क्लासमेट, आप लोग मुलाकात हुए थे, उसके बारे में बताएं, जो आखिरी बार शायद आपकी मुलाकात हुई थी। एग्जैक्टली ग्रेजुएशन हमारी ख़त्म हो चुकी थी
उसके बाद हम अचानक कहीं पे टकरा गए और हमारी ऑफ कोर्स जब आप एक बार बाहर निकल जाते हो अपने कॉलेज वगैरह के दिनों से, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, जिम्मेदारियाँ चेंज होती है और आपका पहला सवाल ये होता है कि अरे यार क्या कर रहा है अपने लाइफ में। और यहीं से हमारा शुरू हुआ। तो उसको मुझे भी मीडिया से रिलेटेड चीज़ों में ही अपनी करियर बनानी थी, उन्हें भी बनानी थी, पर हम दोनों अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो ऐसे में मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि अच्छा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने मुझसे भी पूछा सेम सवाल। तो मैंने कहा मेरी जिम्मेदारियां हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी फैमिली है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा है। तो उन्होंने कहा मेरा भी कुछ ऐसा ही। बोला आपका क्या है, आप तो इंडिपेंडेंट विचारों वाली लड़की हैं और आप पे जिम्मेदारियाँ, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उस वक्त एक बात कहा था मुझसे कि बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तुम नहीं समझोगे। और हमारी कन्वर्सेशन वहाँ पे एंड हो गई थी। शायद उस वक्त मुझे उस बात पे गौरतलब करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनका इशारा था उनके करेंट रिलेशनशिप के प्रति जो कि आफ्ताब के साथ था। कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि वो अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारियाँ खुद उठा रही हैं और इस प्रकार उलझ गई हैं कि अपने सपने, अपनी बातें, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो चुकी हैं। और एक बात बताएं, आपकी तो वही आखिरी मुलाकात हुई और आपके दोस्तों में, आपके जो क्लासमेट का ग्रुप है, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, उसमें आफ्ताब के बारे में कभी चर्चा सुना था कि कोई एक लड़का है जिसके साथ रिलेशनशिप में है? आपको उसकी जानकारी है? कॉलेज के दिनों में तो मैंने उनके बारे में नहीं सुना, आफ्ताब के बारे में कुछ भी नहीं सुना मैं उस लड़के के बारे में। लेकिन हाँ, उसके बाद ज़रूर हमारी जिक्र हुआ करती थी, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी पर्सनालिटी थी ना कि जब आप दोस्तों के साथ कभी मिल रहे हो, ग्रुप में मिल रहे हो, तो उनका जिक्र तो होना ही होना है। ऐसी उनकी इंडिविजुअलिटी ज़रूर थी। पर ऐसे में आफ्ताब के साथ जब थी तो यहाँ पे धर्म वाला भी एक एंगल आ जाता है, तो वहाँ पे जिक्र तो होता ही था कि हाँ वो लड़का इस धर्म से बिलोंग करता है। तो फिर वो एक कम्युनिकेशन का मुद्दा भी बन जाया करता था। और साथ ही साथ वो भी बात याद आती कि उन्होंने एक रामायण का हमारा वो जो कॉन्सेप्ट था तुरंत के तुरंत डायरेक्ट करके सारी चीज़ों को फिल्मा दिया था। तो वो एक कम्युनिकेशन की मुद्दा बना करती थी। तो प्रणय, मोनू है हमारे साथ जो अपने कॉलेज के दिनों की बातों को साझा कर रहे हैं और हम वीडियो भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए एक शॉर्ट क्लिप हमने जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें बाईं तरफ श्रद्धा है और जो उसका हेयर स्टाइल है उससे वो पहचान में आ जाती है और हंसमुख चेहरा है और कहीं ना कहीं इसमें क्रिएटिविटी झलक के आती है कि क्रिएटिव माइंड था, एक अच्छा माइंड था कॉलेज के। जो मोनू आपके साथ है वो जिंदगी के बहुत सारे पहलू बता रहे हैं श्रद्धा के, लेकिन मैं आपके ही सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं, अगर मोनू इस पर कुछ और बता सकें तो, कि क्या इस घटना के सामने आने के बाद, श्रद्धा की हत्या की घटना सामने आने के बाद ग्रुप में इनके दोस्तों के बीच कोई चर्चा हुई, किसी ने और किसी मुलाकात का जिक्र किया हो, श्रद्धा ने अपना दर्द साझा किया हो, क्योंकि वो पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुकी थी? बिल्कुल सही कहा। मैं ये सवाल ज़रूर मोनू से पूछूंगा और मैं अभी लाइव से पहले पूछ भी रहा था। मोनू, हमें बताएं कि आप लोग का दोस्तों का ग्रुप है और कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। ये हत्याकांड के बारे में सुना तो आपको दोस्तों के बीच में क्या बातचीत हो रही है इस वक्त, क्या सबके मन में चल रहा है? सबसे पहले तो ये अविश्वसनीय था कि वो इतने वक्त से इतने दबाव में रह रही थी। हालांकि हमें खबर मिली थी कि आफ्ताब के साथ रिश्तों में है, तो इनके मन मुटाव भी है, इनके झगड़े भी है। कहीं ना कहीं बीच में आप वो जो जिक्र देख रहे हैं उसका भी हमें अंदाज़ा था, जो पुलिस स्टेशन तक बात पहुंचने वाली थी, ये सब कुछ। लेकिन हमें ऐसा लगता था एज अ पर्सन, आप बहुत ज़्यादा आफ्टर कॉलेज एंड एवरीथिंग आप पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है कि हर एक चीज़ को टैकल कर सकती है, हैंडल कर सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो स्तब्ध कर दिया था ये घटना हमें पूर्णतः। कौन कौन है ये श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड्स, कौन है जिनको इस पूरे घटना के बारे में पता होगा या आफ्ताब से संबंधों के बारे में पता होगा? नाम लेना मैं नेशनल टीवी पे उचित नहीं समझता, क्योंकि सबकी अपनी एक प्राइवेसी है, निजता है। और पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा स्तब्ध सब थे, और श्रद्धा के साथ कोई ऐसा करेगा इसका तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ से एक सीख हमें ये लेनी चाहिए कि अगर श्रद्धा जैसे स्ट्रॉन्ग लेडी के साथ ऐसा हो सकता है ना, तो हम सबको संभल के रहना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, ही वॉज अ वुमनाइजर काइंड ऑफ बॉय, जो हमारे बीच जिक्र हुआ करती थी। डेटिंग एप्लीकेशंस का कहीं ना कहीं वो एडिक्ट था। तो यहाँ पे एक सवाल और भी आता है मेरे जहन में कि जहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, वहाँ डेटिंग एप्लीकेशंस का आखिर क्या इस्तेमाल है? आप दोस्तों में इस प्रकार की चर्चा होती थी कि आफ्ताब जो है श्रद्धा के साथ रिलेशन में, लेकिन ये डेटिंग साइट्स पे एक्टिव रहता है, या जब श्रद्धा के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं था, जब जब वो आया, उससे पहले की अगर आप थोड़ा सा भी गौरतलब फरमाएंगे उसके सोशल मीडिया के थ्रू या सब, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसके पहले भी संबंध थे, ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप उस वक्त भी संबंध था। और उसका कारण पता है मैं क्या समझता हूँ? यही डेटिंग एप्लीकेशन। इसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो, आपका ठीक चल रहा है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ अनबन हो रहा है तो आप तुरंत
आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन डेटिंग एप्लीकेशन के साथ, जिसके वजह से आप इजीली किसी और के साथ चले जाते हो, अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हो, और ऐसे में आपका वो जो पर्टिकुलर रिलेशन है ना वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे एक और बात आती है कि जब 10th के बाद बच्चे 11th में जाते हैं ना, वहाँ पे उनको थोड़ी आज़ादी मिल जाती है। और एक ये सवाल है कि श्रद्धा ऐसे क्या मजबूरी हो गई कि उसने कंप्लेन भी किया हुआ है, आज ही का दिन 23 नवंबर का दिन है, 2 साल पहले का, उसने कंप्लेन किया हुआ है कि आफ्ताब मुझे मारता है और धमकी दे रहा है कि काट कर फेंक देगा, और वही बाद में हुआ भविष्य में। तो ऐसा क्या लगता है कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों से जिक्र किया होगा कि क्या उसे आप क्लासमेट के तौर पर क्या मानते हैं कि क्यों वो उसके साथ बनी रही रिश्ते में, क्या हो सकता है वजह? उनकी माताश्री के साथ उनके अच्छे संबंध थे, बट एक वक्त के बाद उनकी माताश्री भी नहीं रही। वो अपने लाइफ में, मैं ऐसा समझता हूँ कि अकेली थी फॉर श्योर। और जब आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो बहुत अच्छे से और लिव इन रिलेशनशिप जैसे चीज़ों में आ जाते हो, तो वहाँ पे इससे बाहर निकल पाना ना बहुत मुश्किल होता है। और जिस प्रकार से हम सुन पा रहे हैं मीडिया के थ्रू भी कि जब वो निकलना चाह रही थी रिलेशनशिप में, वो आके इसके सामने इमोशनल करता था, उसकी फैमिली को पता थी, वो लोग आपके आके इमोशनल करते थे इसको, तो जिसकी वजह से वो उससे बाहर निकल नहीं पाती थी, उबर नहीं पाती थी। और यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि आखिर आफ्ताब की फैमिली ने उसे अपने 4 बिल्डिंग आगे, मतलब अपनी ही लोकेलिटी में कैसे रहने दे दिया लिव इन रिलेशनशिप में? कोई भी पेरेंट अपने इंडिया जैसे कल्चरल देश में, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, कैसे अलाउ कर सकता है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल कि उसकी फैमिली गायब क्यों है? तीसरा सवाल कि इतना ज़्यादा मुश्किल है क्या किसी जिंदा व्यक्ति को आज की इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में ढूंढ पाना? उसकी फैमिली को आज तक क्यों नहीं ढूंढा गया? क्योंकि वो जब मिलेंगे ना, कई सारे राज से पर्दा डेफिनेटली उठ जाएगा। और सुनने में ये भी आया कि वो लोग कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए अपने घर से कहीं और पे। कैसे? उनका बयान दर्ज हो गया है, हालांकि वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं आए हुए हैं, पर मुनु, एक दोस्त के तौर पर आपने अपना क्लासमेट खोया हुआ है, आप सबके ग्रुप में यही चर्चा हो रही है कि हमारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो गया। एक आखिरी कमेंट लूँगा, क्या मांग करते हैं जब आप सुन रहे हैं कि हमारे दोस्त के साथ 35 टुकड़े काटकर जंगल में फेंक दिया? शुरू में तो हम बहुत इमोशनल थे, अपनी जज्बातों को संभाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, उन्हें शब्दों में मैं पिरो पाऊँ ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन एट द टाइम हम मीडिया के सामने आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, ताकि इन्वेस्टिगेशन तय हो, जल्द से जल्द इस पे सारी बातें सामने आए, गुनहगार दोषी को सजा मिले, और साथ ही ऐसी रिबेलियन सजा मिलनी चाहिए। वो एक रिबेल थी और कहीं ना कहीं उसने रिबेल करके उस लड़के के साथ रहना शुरू किया था। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि एक ऐसा रिबेलियन डिसीजन ले कि ऐसी कुंठित मानसिकता रखने वाले लोगों के मन में ऐसी मानसिकता कभी पनपे नहीं। और साथ ही साथ एक सवाल और होगा कि ये कुंठित मानसिकता, ऐसी सोच आखिर उस आफ्ताब के अंदर पनपी कहाँ से? आखिर ये आई तो आई कहाँ से? इसका क्या जड़ क्या रहा होगा? तो एक दोस्त की ये भावना है, क्लासमेट की वो भावना है, वो दोस्त जिसे एक लक्ष्मण का किरदार करने का अवसर उस लड़की की वजह से मिला। और आप समझ सकते हैं कि भावनाएं क्या होती हैं दोस्तों की, जिनके साथ 3-4 साल पढ़ाई करो और वो हमारे बीच ना रहे। तो एक दोस्त की भावना है कि आरोपी को भी सख्त से सख्त और तत्काल तुरंत सजा मिलनी चाहिए। जी, जाहिर तौर पर केवल दोस्तों की ही नहीं, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय, लेकिन पूरा देश ये चाहता है कि इस पूरे मामले में सच सामने आए, सबूत सामने आए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।